रहीम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोवायरसेस, HIV, एड्स, लाइफ साइकिल ऑफ HIV एंड दी हेपेटाइटिस। तो हमने आज काफ़ी सारा पढ़ना है, बस आपने ध्यान रखनी है कि जो है वो हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह से। तो अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो रेट्रोवायरसेस क्या हैं बेटा, अगर आप गौर करें तो दीज आर RNA ट्यूमर वायरसेस। ये एक पूरी फैमिली है RNA ट्यूमर वायरसेस की। इसका नाम है रेट्रोवायराइडी। ये जो वायरसेस हैं दे काज कैंसर in different parts of the body. They convert the normal cells into the cancerous cells. कैसे बेटा, अगर आप गौर करें ना कैंसर होता कैसे है तो आपको पता चल जाएगा। कैंसर होता है कुछ सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। क्यों अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि उन सेल्स के जीन्स, ऐसे जीन्स जिन्होंने उनकी डिवीजन को कंट्रोल करना होता है, वो जीन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मसला उनमें मसलम सेल आ जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स अंधाधुंध डिवीजन शुरू कर देते हैं। जब वो अंधाधुंध डिवीजन शुरू करते हैं तो वो कैंसर बन जाता है। और ये मुख्तलिफ जानवरों में ये बहुत सारे ट्यूमर्स काज करते हैं। वायरस इंड्यूस्ड ट्यूमर्स बहुत सारे हैं और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेट्रोवायराइडी है। ये वाले वायरस सबसे ज़्यादा ट्यूमर्स काज करते हैं। ट्यूमर्स मतलब कैंसर, कैट्स में, मुख्तलिफ दूसरे एनिमल्स के अंदर भी। तो ये आपको लग गया पता कि व्हाट आर दी रेट्रोवायरसेस एंड दे आर RNA ट्यूमर वायरसेस। सही है जी। अगर आप गौर करें तो RNA हैं, फिर बेटा ये एनवेलप्ड वायरसेस हैं और अच्छा ये मैं कुछ इनकी खसूसियात लिख देता हूँ। नंबर 1 दे आर RNA वायरस। अब वो हसन हुसैन आपका वो सवाल आएगा कि सर ये फिर DNA में कैसे करूँ, हमें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, दे RNA वायरसेस हैं। नंबर 2 बेटा ये एनवेलप्ड वायरस है और आप अच्छी तरह जानते हैं एनवेलप्ड का मतलब, अभी मैं HIV पढ़ाऊंगा भी। साइज कोई 100 नैनोमीटर के करीब साइज होता है, डायमीटर राउंड शेप के होते हैं, गोल गोल। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ इनमें से होस्ट स्पेसिफिक नहीं है लेकिन मोस्टली इनमें से होस्ट स्पेसिफिक है। इसका क्या मतलब है? होस्ट स्पेसिफिक से मुराद बेटा ये है कि ये जिस स्पीशी के जिस सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ये उसी स्पीशी के उसी सेल को हमेशा इन्फेक्ट करेंगे। ये कोई दूसरी स्पीशी के उसी सेल को या उसी स्पीशी के किसी और सेल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एक याद रखिएगा एक चीज, यानी होस्ट स्पेसिफिक से मुराद ये है कि दे इन्फेक्ट ओनली स्पेसिफिक सेल्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीशी। सारे वायरसेस नहीं लेकिन मोस्टली इनमें से होस्ट स्पेसिफिक। जिस तरह एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक ना, उस तरह दीज वायरसेस आर आल्सो वेरी होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है जनाब। अच्छा, अब बेटा ये जब सवाल पैदा होता है सर वायरस को कैसे पता लगा कि मैंने वहां जाके इस चीज को इन्फेक्ट करना है? रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं उन सेल्स के ऊपर, यानी दी रिसेप्टर्स फॉर वायरस। ये क्या चीज है? ये बेटा स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि याद है वो बैक्टीरियोफेजिस में भी वो खास किस्म के रिसेप्टर थे। ये स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल वॉल पे थे, ये जरा एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दीज आर दी सेल्स, दीज आर द स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी डिफरेंट एनिमल सेल्स, जिनके ऊपर वायरस आके अटैचमेंट कर सकता है। अदरवाइज ये बाकी सेल्स को नहीं छेड़ेगा। समझ आ गई जनाब बात की? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा सर जी ये तो है RNA वायरस, इनके अंदर एक खसूसियत है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप गौर करें तो बेटा नूर खदीजा जरा मुझे एक बात बताओ भला, ये क्या था? अगर ये DNA है और DNA की सीक्वेंस फर्ज किया TTGACATATAAT है, फर्ज किया। अगर मैं इससे, पता है ना DNA से RNA बनाना आता है, वो ट्रांसक्रिप्ट 10वीं क्लास नहीं पढ़ी तुमने? तो फिर ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? DNA से
आरएनए बनाना। तो डीएनए से आरएनए बना के दिखाओ मुझे। अब हुसैन बताओ, मैं रेड से लिखता हूँ। तो बेटा एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विथ थायामीन, याद नहीं है? और AAC, अच्छा एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विद थायामीन, यहाँ थायामीन की बजाय यूरासिल लगेगी क्योंकि डीएनए आरएनए में सिर्फ यूरासिल होती है। ये बेटा पढ़ा नहीं हुआ, ये आता नहीं है बेटा आपको? वो उस दिन पढ़ाया यार डीएनए का स्ट्रक्चर, वॉटसन क्रिक मॉडल नहीं पढ़ाया? ऑनलाइन जाके लेक्चर में चैनल में देखना। अच्छा तो ये एडेनिन, ये बेटा वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ा नहीं हुआ आपने? तो मुझसे ही पढ़ा हुआ है। एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विथ थायामीन, guanine always pair up with cytosine. There are 2 hydrogen bond between AT pair and there are 3 hydrogen bond between GC pair. ये आप वाटसन क्रिक मॉडल दोबारा पढ़े। तो लेकिन ये जो एडेनिन की जगह थायामीन लगनी थी, अब आरएनए में थायामीन यूरासिल होती है। ये बात तो तुम्हें मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पेपर में भी दी थी, बेवकूफ। अच्छा तो गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन फिर थायामीन फिर यूरासिल लगेगी, थायामीन फिर एडेनिन फिर यूरासिल लगेगी, फिर एडेनिन फिर यूरासिल और फिर एडेनिन। ठीक है बेटा, ये है डीएनए से आरएनए बनना और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये 10वीं में आपने पढ़ा हुआ है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से वापस डीएनए बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये वाले यानी इस हमारे पास ये वायरस आरएनए है तो हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे। ये वाले वायरस आरएनए से डीएनए को बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो लिखवाएं मुझे TTGA फिर CATATAAT। बताओ वही सीक्वेंस बन गई डीएनए से आरएनए वाली, सही है? सो दे कैन कन्वर्ट द डीएनए इनटू द आरएनए टू द डीएनए। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सही है? तो ये इनके अंदर रेट्रोवायराइडी में ये खसूसियत है, इनमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सही है? इधर देखो बेटा, और दे कैन कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स टू कैंसरस सेल्स। इसमें नीले रंग की कोई और मार्कर नहीं है। दे कैन कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जनाब, बेटा समझ आ गई? तो रेट्रोवायरसेस के बारे में आपको लग गया पता। और अब अगर मैं आपके सामने HIV, इनमें से एक वायरस है जिसको हम कहते हैं द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और बड़ा ही नाम से ही जाहिर है कि जनाब ये क्या होगा, डेफिशिएंसी वायरस HIV। बेटा ये वो वायरस है, बेसिकली आप समझे इसके अंदर जो 2 स्ट्रैंड होते हैं जिनको हम कहते हैं RNA, ठीक है जी, और ये उसका जीनोम है यानी उसका जेनेटिक मटेरियल है, और उनके साथ इसके पास एंजाइम भी होते हैं जिनको ये ब्लैक में जो मैंने बनाया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो ये काम करेगा। और इसके गिर्द साफ जाहिर है आपको पता है कि इनका कैप्सिड होता है, फिर ये सारे का सारा कैप्सिड है, ये जो मतलब यहाँ सारी प्रोटीन्स हैं, समझ रहे हैं ना बात को। और ये उसकी एनवेलप है क्योंकि ये एनवेलप्ड वायरसेस है, ठीक है। और इन्वेलप जो है ये बेसिकली सेल की बनी हुई है, जो यानी होस्ट का जो सेल था ना उसी से तो निकाली थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, क्योंकि उसी से तो निकाली थी। देखो ना बेटा, वायरस जब बाहर निकलता है, आपने पढ़ा नहीं हुआ, तो इन्वेलप वहीं से निकलती है ना, होस्ट सेल से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब खोल के बनाऊं तो बेटा आपको पता है कि ये इन्वेलप कैसी होगी, ये लिपिड बाई, याद है ना भाई, लिपिड बाइलेयर होगी। और सर जी मतलब इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल, सही समझ रहे हैं ना बात को, ये जनरल बता देते होते हैं। और बेटा इसमें स्पाइक्स होती हैं कुछ वायरस के ऊपर, इस तरह की खास स्पाइक्स होती हैं। ये आप डायग्राम पे बुक में बनी हुई है, मैं सारी इन्वेलप सीधी बनाई है ये, वरना इसी तरह बनानी चाहिए थी, वो बाकी बुक में इस तरह आप इस तरह बना सकते हैं। और ये स्पाइक्स हैं और ये पूरे HIV के ऊपर, वायरस के ऊपर होते हैं। ये उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो एक स्कीमेटिक डायग्राम की शक्ल में बताया जाता है, ठीक है बेटा। इसमें आपको पता लग गया। अगर आप ये देखिए तो ये एनवेलप है, ये स्पाइक्स हैं, ये उसका कैप्सिड है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और ये जो है वो उसका RNA जीनोम है। ये है वायरस HIV, ठीक है जी। असल में अब हम मतलब HIV
कैसे पता लगा HIV काज करता है और वो रेट्रोवायरस है? बेटा इसके बारे में हमें एड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि HIV एड्स काज करता है और बीमारी से वायरस का पता लगता है, वायरस से बीमारी का पता नहीं लगता। पहले बीमारी आई, फिर पता लगा ये किसने काज की है। तो एड्स बेटा कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं एक ऐसी बीमारी को जिसमें बहुत सारी बीमारियां आप पे इकट्ठा एक्शन कर देती हैं, यानी ये कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बीमारियों का एक कम्बिनेशन आप पे आ गया है, और नाम से जाहिर है एक्वायर्ड जो आपने किसी से हासिल किया है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी आपका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि बहुत सारी बीमारियां आप पे अटैक कर देती हैं। ये बीमारी बेटा 1980s के अंदर जो है वो उससे यानी पहले सबसे पहले जो है ना वो 1980s के अंदर पता लगा कि ये एक बीमारी है। सही है, तो 1980s में पहली दफ़ा इसका पता लगा। ये साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुई। इधर देखो साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुई थी, और इसके पीछे भी एक थ्योरी है बड़ी अजीब सी कि वो मैं अभी आपको एंड में बताता हूँ। तो 1980s में ये बीमारी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी। और होता क्या है इसके अंदर, किसी बंदे को बेटा जब उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ना तो उसको बहुत सारे साइन आते हैं, जिस तरह उसका वेट लॉस हो गया, उसको निमोनिया हो गया, उसको बार बार उसको और तरह के मतलब इन्फेक्शन आनी शुरू हो गई। उसके अलावा जनाब अली उस बंदे का इम्यून सिस्टम जो है वो कम, मतलब उसका इम्यून सिस्टम उस लेवल का वर्क नहीं कर रहा। ये मुख्तलिफ जो है ना वो वास्कुलर कैंसर भी इसमें किताब में लिखी हुई है ये बातें सारी। ठीक है जी, माइल्ड वास्कुलर कैंसर खून की नालियों के अंदर। तो ये उसको असल में बीमारियां उसको हो गई। ये असल में स्पेसिफिक बीमारियां नहीं होती। इवन HIV मैं बताता हूँ अभी। ठीक है जी, तो ये कोई स्पेसिफिक साइन इस सिंड्रोम के अंदर स्पेशल साइन नहीं होते। बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी अटैक करती हैं और उसके मुताबिक ही बंदे की बॉडी में साइन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बीमारी बेटा 1984 में सबसे पहली दफ़ा पता लगा। इसका जो वायरस है वो अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, और एक और जगह है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता जानबूझ के, ठीक है, वहाँ पे ये दरियाफ्त हुआ। ठीक है जी, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब ये वायरस जो है वो दरियाफ्त हुआ और पता लगा कि ये HIV है। सही है जी, और HIV वायरस को उसका नाम जो है वो 1986 में शायद उसका नाम दिया गया। 84 में ये दरियाफ्त हुआ और 86 में उसको नाम दिया गया। ये वायरस बेटा क्या करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन कहा यह जाता है कि ये वाला वायरस मंकीज से इंसानों में आया, और ये बीमारी जब आई तो जिन लोगों में ये बीमारी आई वो सारे के सारे होमोसेक्सुअल थे, मतलब दे वर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्ट विद द सेम जेंडर। सही है, उन लोगों में ये बीमारी आई और ये सारी मेल्स में आई थी। ठीक है जी, और इस बीमारी को जब उन्होंने चेक किया फिर बाद में यही बीमारी कुछ और लोगों में भी आई। ठीक है, जो होमोसेक्सुअल्स नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने एक दूसरे को या किसी को ब्लड दिया था या ब्लड लिया था। उन्होंने किसी बंदे से ब्लड लिया था या कॉमन सिरिंज इस्तेमाल की थी। आपको याद होगा पिछले साल पाकिस्तान में भी वो सिंध के एक सहराई इलाके में इसी तरह एड्स की आउटब्रेक आई थी, और वो क्या था, एक बंदा था जो मतलब वो टीके लगा के उसने कॉमन सिरिंज के साथ सबको इस्तेमाल किया, और एक बंदे को बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपने थोड़े से पैसे बचाए और उन लोगों ने भी बचाए, तो वो टीके लगाते रहे, बीमारी उनका इलाज, तो वो ये मसला हो गया। ठीक है, और ये बड़ा केस बना था पिछले साल की बात है। ठीक है जी, तो ये आपको लग गया पता कि ये बीमारी मतलब शुरू में इस तरह से आई। और अब हम बात करते हैं एड्स किस तरह फैलता है। एड्स बेटा नंबर 1 हम कहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन कंट्रोल्ड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा कॉमन सिरिंजें इस्तेमाल करने से, कॉमन रेजर शेव के लिए इस्तेमाल करने से, किसी एक बंदे को है तो उसका ब्लड, यानी अगर बंदे का ब्लड दूसरे बंदे के ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, या सीमेन यानी उसका जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है, यानी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो दूसरे बंदे की बॉडी के साथ के अंदर चले जाएं, चाहे वो सीमेन है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो फीमेल से ये बीमारी ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती है।
दूध पिलाने से, ठीक है। तो ये बेटा उसके कुछ मतलब उसकी ट्रांसमिशन है, यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, ट्रांसमिशन। कैसे है, कॉमन सेक्सुअल कांटेक्ट, कॉमन सिरिंजें, ऐसे शेव के लिए जो सामान है वो कॉमन, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून देना, ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये हैं बेटा वो वजह जिनके ज़रिए से ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। और उधर जाके करता क्या है वो आपको लग गया पता। बीमारी का यही पता करते हैं, बीमारी के साइन क्या है, बीमारी किसकी वजह से होती है, और बीमारी की अब ये वाला वायरस, ये वाली बीमारी कैसे काज करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि बेटा ये बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज करता है, और मैंने आपको कहा था कि ये वायरस बड़ा स्पेसिफिक है, ये सारे वायरसेस को, सारे बॉडी के सेल्स को नहीं छेड़ता, ये खास किस्म के सेल्स को छेड़ता है, और उन सेल्स को हम कहते हैं CD4 लिम्फोसाइट्स। बेटा याद रखिएगा, ये MCQ आएगा, देखना MD कैट में भी आएगा। HIV किस चीज को इन्फेक्ट करता है, CD4 लिम्फोसाइट्स। ये बेटा टी, इधर किताब में लिखा है, इधर देखो, टी हेल्पर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, HIV दो तरह के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, एक टी हेल्पर सेल्स, ये बेटा आपने बल्कि पढ़ा होना चाहिए था, 9वीं क्लास में भी है, और अभी जब आपको मैं आखिर में ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, ब्लड पढ़ाऊंगा, उसमें मैं ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है जो बॉडी डिफेंस में हेल्प करती है। बेटा होता ये है कि ये असल में वाइट ब्लड सेल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, मोनोसाइट्स और जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, और ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब है उनके साइटोप्लाज्म में दाने नहीं होंगे, वो दो तरह के हैं ना, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आगे दो तरह के हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आगे दो तरह के हैं, टी हेल्पर सेल्स और टी किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इनका अपना अपना काम है। थ्रोम्बोसाइट्स तो एक वो तो ब्लड सेल्स की एक तीसरी टाइप है ना, वो सेल्स भी नहीं है, वो तो प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। समझ गए जी बात को। तो ये अभी आज का ये टॉपिक नहीं था, वरना मैं आपको पूरी डिटेल इनकी एक 5 मिनट में पढ़ा देता, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। CD4 लिम्फोसाइट्स को यानी टी हेल्पर सेल्स की एक टाइप है। क्या हुआ, अच्छा, दूसरे नंबर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ सेल्स यानी न्यूरॉन्स को भी ये इन्फेक्ट करती है, ठीक है, एड्स, HIV, ठीक है जी। अब जब ये जाता है सेल में तो ये करता क्या है बेटा, ये लगा हुआ है रिसेप्टर जिसको मैंने कह दिया CD4, उस पे आके वायरस साहब हो गए हैं अटैच, और जैसे ही वायरस अटैच हुआ, ये उसकी स्पाइक्स हैं, ठीक है जनाब, ये उसने कुछ अपनी जो स्पाइक्स की प्रोटीन्स हैं कुछ थोड़ी सी, और कुछ जो है वो अपना RNA, ये फर्ज किया ये वायरस का बेटा RNA है, मैं उसको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वायरल RNA वो ये है, ठीक है जी, समझ गए। इस प्रोसेस को कहते हैं नंबर 1 यानी अटैचमेंट एंड वही पेनिट्रेशन, ठीक है, यानी वायरस अटैच हुआ और उसके कुछ यानी उसका जेनेटिक मटेरियल यानी उसका, अब समझ गए ना, वायरस attaches on the CD4 sites present on the T helper cells, it then releases its genetic material यानी उसका RNA, single stranded RNA along with that enzyme called reverse transcriptase, पता है ना, और वो सारे का सारा उधर से आ गया इधर, ठीक है जी। दूसरा स्टेप बेटा ये होता है कि वो जो RNA है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है DNA में, जिस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये देखो RNA को देख के बनाया जाता है DNA, यानी ये RNA है, इसको देख देख के बनाया जाता है DNA। तो ये क्या चीज बनेगी, DNA प्लस RNA, ये दोनों चीजें। फिर इस DNA को देखा जाता है और इसकी जगह एक नया DNA बनाया जाता है, तो ये क्या बन गया, वायरल DNA। समझ गए, यानी DNA तो आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है ना। देखो सबसे पहले वायरस एंटर हुआ, उसने अपने RNA, ठीक है, अपनी सामान अंदर भेज दिया, अटैचमेंट, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इंटीग्रेशन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी वो वायरस का DNA RNA जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA। RNA को देख के पहले DNA बनाया,
और फिर डीएनए को देख के दोबारा दूसरा स्ट्रैंड भी बना लिया, तो ये वायरस का डीएनए तैयार हो गया। बेटा समझ आई? अब ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये उस न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है वायरस का डीएनए, ठीक है जी। और ये आपको पता है फर्ज क्या, उसमें क्रोमोसोम है और ये है सेल का अपना डीएनए, वो मैंने ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है, या आप ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके बना दें, ठीक है। अब ये वायरस का जो डीएनए है ये उस डीएनए के अंदर जुड़ जाता है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। दूसरा स्टेप समझ आ गया? दूसरे स्टेप का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड, समझ आ गई बेटा? सही है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, वायरस एंटर्ड इनटू द सेल, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया, इसे अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। फिर जो वायरल डीएनए है, वायरल आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन दैट डीएनए एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड अटैचेस विद द डीएनए ऑफ द सेल। जो वायरस का अपना क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके साथ जुड़ जाता है, जो सेल का अपना होता है। अब जब उसके साथ जुड़ गया, अब ये अपनी मर्जी की चीजें बनाएगा। तो तीसरा स्टेप होगा सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन एंड आरएनएस। अब देखें, आपको पता है इस डीएनए से आरएनए बनने हैं, तो इससे वायरस के आरएनए बनते जाएंगे बहुत सारे भर भर के, और वायरस की प्रोटीन्स भी बनती जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप बात को? सही है। और आखिर में असेंबली एंड रिलीज, यानी ये बहुत सारे वायरस यहां बनेंगे, समझ गए ना? और वो सेल को फाड़ के, यानी मेम्ब्रेन तो अभी बाहर है, मेम्ब्रेन तो जब बाहर आएंगे तब बनेगी, तो ये बहुत सारे वायरस सेल को फाड़ के बाहर निकल आए। समझ गए बात को? यानी देखा, सबसे पहले क्या हुआ बेटा, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, फिर क्या हुआ अपना इंटीग्रेशन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हो गया उसके अंदर, उसके फिर उसने अपनी प्रोटीन्स और वो सारा कुछ बनाया, फिर असेंबली और उसकी रिलीज होगी और वो सेल को फाड़ के बाहर निकल के दूसरे सेल्स को अफेक्ट करना शुरू। अब ये CD4 लिम्फोसाइट बड़े अहम होते हैं बेटा। जब ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आप ये समझिए एक फौज में है, उसमें सारे कर्नलों को मार दो, जिसके ऊपर यहाँ निशान लगाओ उसको मार दो, तो जब उसको मारते जाते हैं तो फौज एक तरह से क्या हो जाएगी, एक तरह से वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये है असल ये वायरस। और जब वो कुछ नहीं कर पाएगी फौज, डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमज़ोर। जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर कोई भी चीज़ आके अटैक कर देगी। समझ गए? ऐसे बंदे का तो गला ही रोज़ ख़राब हो जाता है समझ रहे हैं ना बात? अभी किसी बंदे को यकीन माने, अभी अस्पताल में किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हो, दवाइयाँ दे के वो जैसे ही दवाई ख़त्म करें, बंद करें, वो दोबारा से बीमारी, फिर दोबारा से बीमारी। जब 2-3 महीने ऐसे गुजर, कहते भैया आप अपने एड्स का टेस्ट कराएं। समझ गए बात को? तो वो फौरी टेस्ट करते हैं उसका। अभी हमारे मुल्क में तो ये बीमारी कम है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा है। अब तो इसके खिलाफ एक वैक्सीन भी बन चुकी है, 2001 से उसके ऊपर ह्यूमन पे ट्रायल जारी हैं, कोई 20 के साल लगेंगे, वे अल्लाह खैर करे। बहरहाल इस बीमारी की, अगर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है इससे कॉन्टैक्ट बचा के, समझ गए बात को? वरना इससे एज सच एड्स से नहीं बचा जा सकता। अगर बीमारी हो गई तो मसले मसाइल रहेंगे, इवन अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन। समझेगी? व्हाट इज द टाइम, प्लीज टेल मी, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा? हो गया टाइम? हो गया? कितना टाइम रहता है? हेपेटाइटिस पढ़ते हैं फिर। हाँ, तो हेपेटाइटिस क्या है अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हेपेटाइटिस को हम डिफाइन करेंगे, इट इज, याद रखिए बेटा, बायो में, मेडिकल साइंस, जिस इसके एंड में ITIS आ रहा है ना, उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। क्या है? इन्फ्लेमेशन, यानी वो चीज़ सूज जाएगी, वो चीज़ दर्द वाली हो जाएगी, और उसमें यानी उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ये मुख्तलिफ उसके साइन है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। बेटा जिगर की जब सोजिश होती है ना, तो इधर देखो किताब में लिखा है यार, तो इसके कुछ साइन आते हैं। इसमें एक साइन है जॉन्डिस, जिसको आप यरकान कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, जॉन्डिस और भी वजहों से हो सकता है, हेपेटाइटिस जरूरी नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस में भी जॉन्डिस होता है। येलोइशनेस ऑफ द बॉडी,
स्किन और आंखों में ये वाइट वाइट जो है वो येलो, पता लग रहा है ये बंदे को जरकान है, इसको जॉन्डिस हो गया। सही है जी। इसके अलावा बेटा नंबर 2, पेट में यानी एब्डोमेन में जितने भी जिन लोगों को अचानक यानी हेपेटाइटिस का मसला आता है उनको पेट में दर्द होती है, फिर लिवर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और कभी कभी उसमें फीवर भी रहता है, वरना इतना ज़्यादा नहीं, और एलर्जी, ये भी मसले मसाइल आते हैं, एलर्जी भी आती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों की स्किन पे खारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है, धूप में जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। सही है जी। और एक और अच्छा, इसकी वजह से बेटा कभी कभी लिवर को परमानेंट डैमेज और इवन लिवर का कैंसर भी हो सकता है। समझ गए बात को, क्योंकि ये वायरस है और नुकसान करते। अच्छा, अब बेटा हेपेटाइटिस की 3 अहम तरीन वजह हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन वायरस है, यानी इसकी काजिज क्या क्या है, वायरस, नंबर 2 दवाइयां, नंबर 3 टॉक्सिन्स, कोई जहरीली चीज खा ली, ठीक है जी, या दवाइयां। आपको पता है क्योंकि हमारे जो स्टमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां से ब्लड पहले किधर जाता है, लिवर में। आपको पता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि इंटेस्टाइन का, स्टमक का, पेंक्रियाज का जो ब्लड है वो पहले लिवर में जाता है, वहां क्लीन होता है और उसमें कोई टॉक्सिन वगैरह हो तो उनको रिमूव किया जाता है और फिर जाके आगे जाता है। तो अगर उसमें टॉक्सिन ज़्यादा हो, कोई मसला मसाइल हो, तो लिवर की पेन या लिवर की मसले आ जाते हैं। ये तो आपको लग गया पता कि सर ये वजह हो सकती हैं, जिनमें से ये वजह सबसे अहम है, यानी वायरसेस। बेटा हेपेटाइटिस वायरसेस 5 तरह के हैं। एक हेपेटाइटिस ए वायरस, फिर जो है वो बी वायरस, फिर सी वायरस, फिर डी वायरस और फिर ई वायरस, और अब तो एक एफ और जी वायरस भी आ गए हैं। ये हेपेटाइटिस वायरस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सही है, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको, वैसे तो इसके ऊपर आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें गूगल दी हेपेटाइटिस एंड इट्स टाइप्स, तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप उस एक आर्टिकल को पढ़ लें तो आपके हेपेटाइटिस के मुतल्लिक सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सही है, चलो हेपेटाइटिस कल पढ़ लेंगे फिर, ठीक है जी, ओके।